नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के सीईओ गोलमेज सम्मेलन में लिया भाग। 3 दिवसीय सम्मेलन का मंगलवार को उद्घाटन कर कहा, भारत की सबसे छोटी चिप लाएगी सबसे बड़ा बदलाव। देश में 18 अरब डॉलर से अधिक की 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं जारी। लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32। गुरु की शिक्षा और दिखाए मार्ग पर चलना जरूरी, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जैन समाज के 10 लक्षण पर्व में हुए शामिल। कहा, गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन का मार्ग होता है प्रशस्त। भूटान के प्रधानमंत्री डैशो शेरिंग तोबगे 3 से 6 सितंबर तक भारत दौरे पर। 5 सितंबर को जाएंगे अयोध्या। राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सफल जवानों से की मुलाकात। सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के कोबरा के जवानों को किया सम्मानित और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को नक्सल मुक्त बनाना है हमारी प्राथमिकता। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना। पंजाब में बारिश और बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में भी होगी तेज बारिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 10 लक्षण पर्व में शामिल हुए। जैन समाज द्वारा आयोजित इस 10 लक्षण पर्व का आयोजन दिल्ली के लाल किले पर हुआ। इस आयोजन में संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रवचन का यह पर्व हमारे जीवन में आत्मशुद्धि, आत्मविश्लेषण, तप, तपस्या, संयम, व्रत का पर्व है। और गुरुदेव की मुख से निकली वाणी, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान हम सबको जीवन में जो हमारी चुनौतियां होती, कठिनाइयां होती, मुसीबत होती है, कुछ भौतिक होती, कुछ मानसिक होती है, उन सब चुनौतियों का समाधान गुरुवर के प्रवचनों से, ज्ञान से निकलता है। और ये 10 लक्षण पर्व जो नैतिकता और जीवन के अंदर संयम, व्रत के पर्व होते हैं, और क्षमा वाणी का पर्व तो अपने आप में अद्भुत होता है। व्यक्ति के जीवन में अहंकार, क्रोध, अगर वह सब त्याग दें, त्याग और समर्पण जीवन में रहे, हमेशा संयम से जीवन बिताए, और जो नैतिकता का पाठ, नैतिकता का ज्ञान गुरुवन के प्रवचनों से हमें मिलता है, उनके ज्ञान से हमें मिलता है, वह हमें जीवन जीने की राह बताता है। केवल जैन धर्म नहीं, संपूर्ण समाज के अंदर ये प्रवचन का पर्व नैतिकता, साहस, संयम, तप, तपस्या, क्रोध, मोह सबके को अपने जीवन के अंदर किस तरीके से लोभ, क्रोध, मोह को त्याग कर हम संयम, व्रत और अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में वीर जवानों द्वारा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सुरक्षा बलों के जवानों को हृदय से बधाई दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के इतिहास में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएं या समाप्त न हो जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को नक्सल मुक्त बनाकर ही रहेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री डेशी शेरिंग तोब्गे इस सप्ताह भारत दौरे पर हैं। 5 सितंबर को वे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा और वे राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार है। भूटान के प्रधानमंत्री डेशो शेरिंग तोब्गे 5 सितंबर की सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री तोब्गे राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर परिसर का अवलोकन करेंगे। इसके बाद उनके सम्मान में विशेष भोज का आयोजन होगा। दोपहर करीब 1:30 बजे वे अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। ये दौरा उनके 3 से 6 सितंबर तक चलने वाले भारत यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा है। अयोध्या और गया के बाद उनका कार्यक्रम नई दिल्ली में जारी रहेगा, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सहित कई उच्च स्तरीय नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री तोब्गे इससे पहले फरवरी में भी भारत आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशेष बैठक की थी। तब उन्होंने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के उद्घाटन सत्र में भी भाग लिया था। लगातार हो रही उच्च स्तरीय यात्राएं भारत और भूटान के बीच मजबूत होते रिश्तों और सहयोग की गवाही देती हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अपना पहला पूरी तरह स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दिया है। देश का पहला विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च हो गया है। यह पल भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें कि प्रोसेसर ISO यानी ISRO की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में विकसित किया गया है। दिल्ली में 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का शुभारंभ किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के भविष्य पर जोर देते हुए कहा कि भारत वैश्विक चिप बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा ये झुकाव मुझे बार बार आपके बीच लाता है। इसलिए आज भी आपके बीच आकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। फ्रेंड्स, यहां दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहां रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। The world believes in India and the world is ready to build the semiconductor future with India. प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर
ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर्स की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। आज विश्व के सेमीकंडक्टर इस सेक्टर के सामने जो चैलेंजेस हैं, भारत उस पर भी लगातार काम कर रहा है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यहीं भारत में उपलब्ध हो। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। फ्रेंड्स, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और खासियत है। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे हमारे डिजाइन सेंटर्स दुनिया की कुछ मोस्ट एडवांस चिप्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी चिप्स हैं जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को स्टोर किया जा रहा है। इन चिप्स से 21वीं सदी की इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को नई पावर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नया दौर शुरू करने वाले हैं। भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए यहां पहुंचा है। आने वाले समय में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नया दौर शुरू करने वाले हैं। हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज पर भी काम कर रहे हैं। मैं यहां आए हुए सभी इन्वेस्टर से कहूंगा कि हम खुले दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आपकी भाषा में कहूं तो डिजाइन तैयार है, मास्क अलाइंड है। अब टाइम प्रिसिजन के साथ एजुकेशन करने का है और स्केल पर डिलीवर करने का है।
हमारी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। आपकी हर जरूरत को हम पूरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। हमारे एफर्ट्स का हर बीट सफल हो, हर बाइट इनोवेशन से युक्त हो और हमारी जर्नी हमेशा एरर फ्री और हाई परफॉर्मेंस से भरपूर हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है, जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए, और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी वजन बढ़ जाता है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति का वंदन किया। उन्होंने कहा कि बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ
मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल चेन्नई, तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग देश के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The Indian economy is among the fastest growing large economies in the world, and the banking industry plays a pivotal role in its growth story. It is a dynamic economic landscape. The aspirations of people have expanded in a major way. The role of banks has expanded beyond financial transactions. Banks are not just custodians of wealth. Today, they offer a variety of financial services. They are also instrumental for inclusive and sustainable development. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक वित्तीय समावेशन भी है, जिसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो सके। The Government of India has launched several key initiatives to boost financial inclusion. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana enabled opening of over 56 crore zero balance bank accounts. I am happy to note that the City Union Bank has opened more than 2 lakh accounts under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. I also congratulate the entire team of the bank for promoting various government schemes and contributing in achieving inclusive growth. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुरू हुई है। 2 दिन की इस बैठक में देश की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श की उम्मीद है। इसमें कर दरों का तर्कसंगत करना और उनका सरलीकरण शामिल है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों के महत्व का उल्लेख किया था। यह आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को राहत देगा। इन सुधारों को दिवाली पर शुरू किया जाएगा और आवश्यक वस्तुओं पर करों की दर को कम किया जाएगा। इससे विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। देश में बाढ़ और भूस्खलन के बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ के कुछ स्थानों में आज अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश भी तेज वर्षा होने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के पूर्वी और मध्य भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। मेघालय के उमरोई में हो रहे इस 14वें संस्करण में दोनों सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों पर संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही हैं। इसमें जंगल, युद्धकला,
आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, खोजी और बचाव अभियान और मानवीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है। इस अभ्यास का मकसद केवल सामरिक तालमेल और तकनीकी कौशल साझा करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को और मजबूती देना भी है। भारत और थाईलैंड की सेनाएं लंबे समय से इस सहयोग को आगे बढ़ा रही हैं और ये अभ्यास उस भरोसे का प्रतीक है जो दोनों देशों के बीच विश्वास और दोस्ती की नींव को और गहरा करता है। मैत्री 2025 14 सितंबर तक चलेगा और उम्मीद है कि इससे दोनों सेनाओं को न केवल प्रशिक्षण का नया अनुभव मिलेगा, बल्कि भारत थाईलैंड की रणनीतिक साझेदारी भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। और अब इस सैन्य अभ्यास की कुछ चुनिंदा झलकियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।